हादसे के जिम्मेदार लोग कौन थे और उन पर सही और उचित कार्रवाई भी हो, मामले की सिर्फ लीपापोती ना हो और सिर्फ मीडिया में सिर्फ एक हेडलाइन चलाने के लिए कार्रवाई मात्र ना हो। ऐसी कार्रवाई हो जो मिसाल बने और आगे ऐसी घटनाएं बिल्कुल ना हो। तो हम अपने दूसरे विषय की ओर चलते हैं। दूसरा विषय जो हमारा है आज के शो का वो है महाराष्ट्र, जहां पर अभी हाल ही में नगर निगम चुनाव के परिणाम सामने आए और परिणाम सामने आए बीएमसी चुनाव के भी, जो महाराष्ट्र की एक नगर निगम है और वो एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका है, जिसका बजट 74,000 करोड़ रुपए है, कई सारे छोटे छोटे राज्यों से बहुत ज्यादा। इस बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उसके 89 पार्षद चुनकर आए। इसके साथ ही उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट के 29 पार्षद चुन के आए, यानी महायुति गठबंधन के पास बहुमत आ गया। लेकिन अभी मेयर का फैसला नहीं हो पाया है। खबरें आ रही हैं कि शिंदे गुट वाली शिवसेना ने अपने पार्षदों को एक होटल में कैद कर लिया है और बीजेपी से कहा जा रहा है, बीजेपी से मांग की जा रही है कि भैया 2.5 साल वाला फॉर्मूला चलेगा। 2.5 साल मेयर आप बनाओ, 2.5 साल मेयर हम बनाएंगे, पूरे 5 साल आपको मेयर नहीं बनाने देंगे। उधर उद्धव गुट का भी कहना है कि शिंदे गुट चाहे तो बीजेपी अपना मेयर बीएमसी में नहीं बना पाएगी। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि अगर शिंदे जो है वो जयचंद नहीं बने होते तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने राजनीतिक इतिहास में बीएमसी में अपना मेयर नहीं बना पाती। तो इस पर ही चर्चा करेंगे। हालिया जो घटनाक्रम चल रहा है मुंबई में, शिंदे खेमे में क्या चल रहा है, बीजेपी क्या सोच रही है। फडणवीस तो भी देश से बाहर हैं, लेकिन वो भी तो कुछ सोचकर ही बैठे होंगे कि क्या करना है। इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभय वन इंडिया के हमारे सहयोगी हैं और महाराष्ट्र से आते हैं। अभी नगर निगम के चुनाव परिणाम के दौरान आपने, यानी हमारे वन इंडिया के दर्शकों ने इन्हें सुना और इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था चुनाव परिणाम। अभय, क्या लगता है कब तक फैसला हो पाएगा और कौन मेयर बनेगा? देखिए, मुंबई का जो मेयर का पोजीशन है वो अब इतना बड़ी बात हो चुकी है कि दोनों जो पार्टीज एक साथ लड़ रही थी, महायुति ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लोगों के सामने गए, लोगों ने उन्हें बहुमत तक भी पहुंचाया। लेकिन जो किस्सा हमें 2019 में देखने को मिला था बीजेपी और उद्धव के साथ, वही किस्सा फिर एक बार बीजेपी और शिंदे के साथ हमें देखने को मिल रहा है। मतलब जो मैंडेट तो आपको मिल गया है, लेकिन मैंडेट के बाद जो शिवसेना का जो मुखिया होता है, शिवसेना के मुखिया के मन में कहीं ना कहीं एक लालसा आती है कि भाई जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा वो मेरा क्यों ना बैठे। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सीटें तो उनके पास कंप्लीटली है, लगभग 118 कॉर्पोरेटर्स उनके साथ है, तो ये क्लियर कट बीजेपी का मेयर होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटर्स उनकी चुनकर आए। लेकिन किसी भी शिवसेना के लिए ये एक बड़ी बात होती है कि मुंबई में मराठी मेयर बिठाया जाए और वो शिवसेना का हो। ये पहली बार होगा। इससे पहले कांग्रेस के मेयर बनते थे, उसके बाद शिवसेना ने मेयर रखे थे अपने। तो शिंदे कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग दे रहे हैं और ये एक लेवरेज पॉइंट भी है। जिस तरीके के बयान हम राउत साहब से सुन रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 6 या 8 कॉर्पोरेटर्स की जरूरत है, बाकी नहीं तो हम खुद का ही मेयर बिठा देंगे, आप वेट एंड वॉच। ये 2019 की तरह ही है, जब हर रोज सुबह राउत सुबह आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस देते थे और कहते थे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। तो फिर एक बार हमें 2019 के फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। ताज लैंड में जो ये होटल है, वहां पर शिवसेना शिंदे गुट के कॉर्पोरेटर्स रखे गए हैं। अब शिंदे जी को जब पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो वो कह रहे हैं कि देखिए, नए कॉर्पोरेटर से एक दूसरे से मिलेंगे, बातें होंगी, जानते नहीं है। मतलब जिस तरीके का आंसर एक शिवसेना के मुखिया को शोभा नहीं देता, उस तरीके का आंसर उन्होंने दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो शिंदे सेना है उनका स्ट्राइक रेट सबसे कम रहा और कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी ख्याल है कि हमारे स्ट्राइक रेट कम रहने में बीजेपी भी जिम्मेदार है। तो कई जगह पर जो शिंदे गुट ने बीजेपी का खुलकर समर्थन किया, खुलकर काम किया, तो कई जगह पर बीजेपी की इंटरनल रिफ्ट, मतलब बीजेपी के जो रेबल्स थे, उनकी वजह से शिंदे गुट का भी नुकसान हुआ है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि आज के समय में शिंदे मुंबई में चुने हुए कॉर्पोरेटर्स को एज ए लेवरेज पॉइंट यूज कर रहे हैं कि एक ट्रेड में, मुंबई में मेरे पास इतने कॉर्पोरेटर है, मेरे सिवाय आपका मेयर नहीं बैठ सकता। तो जो बाकी की, जैसे केडीएमसी हो गई या फिर जो बाकी की सारी महानगर पालिका थी, जहां पर शिंदे गुट और बीजेपी लगभग बार्गेनिंग पोजीशन में है कि कौन वहां की गवर्नमेंट का मुखिया बनेगा, वहां पे कौन राज करेगा। तो शिंदे, देखिए, अल्टीमेटली बीजेपी अपना मेयर बिठा के रहेगा, क्योंकि आज के समय में मुंबई और महाराष्ट्र में चल तो बीजेपी की रही है, लेकिन शिंदे भी स्मार्ट है। शिंदे ने इससे पहले, जब किसी ने सोचा नहीं था कि बीजेपी उन्हें
चीफ मिनिस्टर का पोस्ट देगी। तो इसी तरीके से वो एक लेवरेज पॉइंट मुंबई के कॉर्पोरेटर्स को यूज कर रहे हैं कि मुंबई में तो मेयर नहीं बिठाएंगे, लेकिन बाकी जगहों पर एक बड़ा चंक सत्ता का वो हासिल कर ले। लेकिन अभय, यहां पर एक डर की भी बात हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शिंदे को डर है कि उनके जो पार्षद हैं वो कहीं उद्धव खेमे वाली शिवसेना के टच में ना आ जाएं, उनसे ना जुड़ जाएं, क्योंकि थे तो पहले सब एक ही उद्धव के ही सब नेता थे, सब उनके ही जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता थे। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उद्धव खेमे की ओर से कोई भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब संजय राउत जितना बड़ा नेता ये कहता है कि हमें सिर्फ 6 या 8 कॉर्पोरेटर चाहिए, फिर एक बार मुंबई के ऊपर शिवसेना का मेयर बिठाने के लिए, इसका मतलब ये है कि जोड़ तोड़ की राजनीति पूरी तरीके से दमखम से मुंबई में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर ऑपरेशन लोटस का रिवर्स हमें इससे पहले भी देखने को मिला है, जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीजेपी और शिवसेना अलग होकर सत्ता बनाएगी। उसी तरीके से अनिल परब हो गए और इनके जैसे कई सारे नेता जो शिवसेना के एल्डर नेता है, जिन्होंने पूरी मुंबई की राजनीति बहुत करीब से देखी है, वो पर्सनली इन सारे कॉर्पोरेटर्स को जानते हैं। इनमें से कई कॉर्पोरेटर्स ऐसे भी हैं जिनके करियर की शुरुआत आदित्य ठाकरे की युवा सेना से हुई, जिनके करियर की शुरुआत उद्धव की वजह से 2001 इलेक्शन में हुई। तो जो इंडिविजुअल लेवल पे, तो देखिए एट द एंड जो एक मैसेजिंग थी कि महाराष्ट्र में और मुंबई में शिवसेना का मराठी मेयर बैठना चाहिए, तो कुछ कॉर्पोरेटर्स उनमें जो पुराने शिवसैनिक होंगे, क्या पता वो कॉल तो उठाएंगे ही। वो शायद उद्धव की तरफ से उठाए या फिर बीजेपी की तरफ से भी उठाए। लेकिन ये भी बात सही है कि देखिए चर्चा तो ये भी है कि जैसे 2019 में हुआ था, सॉरी 2014 में हुआ था, एनसीपी ने जो दाव खेला था, वो उद्धव जी यहाँ पर खेल सकते हैं कि शिंदे को कमजोर करने के लिए, कि जब वोटिंग होगी मेयर की, उस टाइम पे क्या पता कि खुद के 60-65 जो अपने कॉर्पोरेटर्स है शिवसेना की, वो एब्सेंट रहे। कोई किसी एक चीज को मुद्दा बनाकर, इलेक्शन में धांधली का मुद्दा बनाकर वो एब्सेंट भी रह सकते हैं, और एब्सेंट रहने का डायरेक्ट फायदा किसी होगा, बीजेपी को होगा। और किसका स्ट्रक्चर कट होगा, तो शिंदे का होगा। शिंदे की जो भी बार्गेनिंग चिप थी, वो बार्गेनिंग चिप ही वो छीन लेंगे। तो महाराष्ट्र और मुंबई की जो पॉलिटिक्स है अभी ज्यादा मतलब एक्साइटिंग हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ से उद्धव चाहते तो है, और उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया कि अगर भगवान की इच्छा होगी, उन्होंने मराठी में कहा था कि अगर देवाची इच्छा होगी, तो लोगों ने उसको देवाची मतलब देवेंद्र भाऊ की कर दिया था, लेकिन वो नहीं था कि भगवान की इच्छा हो तो फिर एक बार शिवसेना का मेयर बैठेगा। तो ये भगवान की इच्छा तभी हो सकती है जब वो कुछ कॉर्पोरेटर्स को अपने साथ जोड़े। तो जी अभी के टाइम पर लगभग उनका आंकड़ा जो है वो 108 हो रहा है। ठीक है, तो 108 मतलब सारे, अगर एमआईएम का भी उनको सपोर्ट मिल गया, सपा ने भी सपोर्ट दे दिया, तो सिर्फ जो 10 एक कॉर्पोरेट की जरूरत होगी जुड़ सकते हैं। अभय भाई, क्या दल बदल का कानून पार्षद स्तर तक भी चलता है? मान लो कि कुछ संख्या में अगर इधर उधर हो, तो क्या उन पर एक कानून लागू होगा और उन्हें उपचुनाव का सामना करना पड़ेगा? मेजोरिटी ऑफ पार्षद की संख्या चाहिए होगी, इसी वजह से एक दो से बात नहीं बनी। जैसे विधायक और सांसद पर लागू होता है, वैसे पार्षदों पर भी लागू होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वही तरीका जो फिर तो जोखिम हो जाएगा। मान लीजिए अगर 2-4-10 पार्षद शिंदे गुट के आना चाहे उद्धव खेमे के पास, तो उन्हें उपचुनाव से गुजरना पड़ेगा, और कोई बीएमसी जैसे चुनाव में उपचुनाव में क्यों जाना चाहेगा? इतना महंगा चुनाव होता है। बिल्कुल, और वही बात है ना कि आप इससे पहले, और देखिए आज के टाइम पर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के साथ जोड़ तोड़ की राजनीति करना जो इतना बड़ा रिस्क है, वो कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि सत्ता का हंटर उनके ऊपर गिर सकता है। मुंबई में जो कॉर्पोरेटर है वही डेवलपर है, वही कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये भी हमें गणित समझना पड़ेगा कि कोई भी कॉर्पोरेटर सत्ता के खिलाफ जाके खुद को रेड जोन में नहीं डालना चाहेगा। तो जो पॉसिबिलिटीज है, जो अफवाहों का जो बाजार है, वो काफी गर्म है। लेकिन ये बात भी सही है कि ये टसल बीजेपी और शिवसेना के बीच में, उद्धव सेना उनके कॉर्पोरेटर्स ना किसी होटल में है, उनके कॉर्पोरेटर्स ना कहीं एक जगह पे जुटाए गए हैं। तस्वीरें आई थी मातोश्री से मुलाकात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, उनके साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे बैठे हुए हैं, उनके दूसरे बेटे भी हैं वहीं पर मौजूद, उसके साथ ही उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी हैं। मुलाकात तो वो कर रहे हैं, लेकिन अब एक सवाल उठता है कि क्या दोनों भाई अभी भी साथ में रहेंगे? क्योंकि संजय राउत ने तो कह दिया कि चुनाव के बाद भी हमारा गठबंधन जारी रहेगा। राज और उद्धव के गठबंधन को लेकर क्या खबर है? देखिए राज और उद्धव का जो गठबंधन था, देखिए उनको वो इसे एक मोरल विक्ट्री की तरह ले रहे हैं। मतलब चुनाव के परिणाम लगभग जितना उनको चाहते थे उतना तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सपने चांद तक दिखाए जाने चाहिए, उसके बाद ही कहीं ना कहीं उसके पास आप पहुंच सकते हो। तो यही बात राज और उद्धव ने भी यहाँ पर की है। तो आपने देखा होगा कि राज ठाकरे के घर के बाहर काफी बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था।
कितने उनके सांसद चुन के कॉर्पोरेटर चुन के आए, सिर्फ 7। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमारे साथ ही काफी है, उनके 70 के खिलाफ हमारे साथ काफी है। उसके बाद उद्धव ठाकरे के घर के सामने भी यही सारा सेलिब्रेशन देखा गया था। तो जो ये बात कह रहे थे कि ठाकरे ब्रांड मुंबई से खत्म हो रहा है, इसको उन्होंने गलत साबित किया है। और इसी वजह से जो गठबंधन है, वो गठबंधन देखिए, दोनों भाई अगर पर्सनल लेवल पर अच्छे हैं, ये गठबंधन लंबा तक चलेगा। लेकिन ये इतना भी लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि कांग्रेस को एमएनएस से दिक्कत है। अगला कांग्रेस चुनाव को तो 2029 में ही आएगा लोकसभा का, उससे पहले तो कोई बड़ा चुनाव तो आएगा नहीं महाराष्ट्र में। देखिए, महाराष्ट्र में अगर कोई बाई इलेक्शंस वगैरह हो गए किसी मतलब अननेसेसरी कंडीशन की वजह से, तो वो बात अलग है। लेकिन अब इससे बड़ा चुनाव तो डायरेक्टली 29 का है, और 29 तक ये दोनों भाइयों का एक साथ रहना, उसके लिए कुछ मुद्दा चाहिए होगा। उसके लिए सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कदम भी उठाने पड़ेंगे जिसकी वजह से, जैसे पिछली बार हिंदी को शालेय पाठ्यक्रम में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो एक मुद्दा बना इन दोनों भाइयों को एक साथ लाने के लिए। अगर इस तरीके के मुद्दे, मतलब मराठी की राजनीति अगर महाराष्ट्र में देवेंद्र जी उनको देंगे करने के लिए, तो फिर ये हो सकता है कि वो दोनों भाई एक साथ रहे और एक साथ मिलकर सड़क की राजनीति करें। लेकिन 29 तक दोनों भाइयों का साथ रहना अभी डाउटफुल है। अभी देखिए, कोई भी किसी भी तरह की जो मतलब दरार इन दोनों भाइयों में नहीं है। राष्ट्र की कम क्या सीटें आई है, क्या लेकिन उनको ये भी पता है कि सीटें उनकी वजह से आई है। क्या इसके पीछे राज ठाकरे का स्वभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो किसी एक बात पर टिके रहने वाले और लगातार एक जैसा काम करने वाले इंसान तो है नहीं। वो बीच बीच में कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो उनके साथ भी होते हैं वो भी नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, हमने देखा ये कि भी बात है। 2024 में वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, पीएम मोदी के मंच पर दिखाई दे रहे थे। 24 को लोकसभा में ये हुआ, विधानसभा आया तो वो अलग लड़े, और जब बीएमसी का चुनाव आया तो उद्धव के साथ चले आए वो। मतलब आप 1-1.5 साल में ही उनके कितने सारे फैसलों को देख सकते हैं, अलग अलग तरह का। देखिए, राज जी को महाराष्ट्र में जिस वजह से सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, उसमें से एक यही वजह है कि वो किसी भी एक मुद्दे पर, किसी भी एक पोजीशन पर लंबे समय तक टिकेंगे। और ये भी कहा जाता है कि राज जिस तरफ जाएंगे, उस तरफ माहौल थोड़ा बिगड़ जाता है। तो जब 2014 का इलेक्शन था, वो बीजेपी की तरफ गए थे, उसके बाद उन्होंने कई सारे अपने मुद्दे बदले। लेकिन इस बार वो ये भी जानते हैं कि आज की स्थिति में जिस तरीके का पब्लिक एक्सेप्टेंस उनको उद्धव ठाकरे के साथ जाने से मिला, उतना उनको नहीं मिलता। देखिए, विधानसभा में हमने देखा कि उनकी क्या सीटें चुनते हैं, कुछ भी नहीं। लोकसभा तो वो लड़ाते ही नहीं है। तो ये जो बात है ना कि वो क्या पर्सनल दरार अगर फिर से आ गई, उन्होंने किसी मुद्दे पर बीजेपी का फिर से सपोर्ट कर दिया, या फिर सेंट्रल राजनीति में, देखिए एक मुद्दा ये भी हो सकता है कि सावरकर को भारत रत्न का मुद्दा हो सकता है। तो इसमें तो वो क्लियरली ना कांग्रेस की सोचेंगे ना उद्धव की सोचेंगे, वो क्लियरली बोलेंगे कि हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे बाला साहब ठाकरे राजनीति करते थे कि तो वो तो सुप्रिया सुले शिवसेना को, यूबीटी भी करेगी। संजय राउत तो भी मांग करते आ रहे हैं कि सावरकर को मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन वो एक थोड़ा सटल तरीके से करते हैं, वो हाँ, ओपनली क्योंकि नहीं क्योंकि करते। क्योंकि अब उन्हें मुस्लिमों का अच्छा खासा वोट भी मिल रहा है, इसलिए वो हिचकेंगे। हाँ, बिल्कुल। इस बार हालांकि वोट नहीं मिला इतना, इसमें उनकी हाँ, खुद की चलिए गलती चलिए, थी। अब रिजल्ट को डिकोड कर लेते हैं, थोड़ा चुनाव परिणामों का विश्लेषण करते हैं। क्या लगता है आपको, दोनों ठाकरे भाई साथ में आए फिर भी सारे मराठी मानुष का वोट तो नहीं मिल पाया, बढ़ तो गया वोट। लेकिन इसके उलट जहां जहां गुजराती बहुल सीटें थी वहां पर आप बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखिए, सारी सीटें बीजेपी ने जीती है। जहां पर राजस्थानी लोग थे उन्होंने बीजेपी को जिताया है। लेकिन मराठी लोगों ने एकजुट होकर ठाकरे भाइयों को वोट नहीं दिया, वो ठाकरे भाई जो मराठी के नाम पर ही वोट मांग रहे थे। देखिए, मराठी और जो दोनों भी मुद्दे आपने बोले वो बिल्कुल सही है। 45 ऐसी सीटें थी जहां पर गुजराती वोट काफी क्रिटिकल था कॉर्पोरेटर चुनने में। 45 से सारी सीटें मतलब वो बीजेपी ने जीती वहां पर। तो जो नॉन मराठी जो वोट था, वो कंप्लीटली कंसोलिडेट हुआ। मराठी की जब बात आती है, जो मराठी पॉकेट्स में सीट्स थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना जब बीजेपी के सामने चुनाव लड़ रही थी, तो वहां पर वोट बटा, और बीजेपी और उद्धव के लगभग सेम अमाउंट में कॉर्पोरेटर चुन के आए। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सामने थी मराठी पॉकेट्स में, वहां पर उद्धव ठाकरे को क्लियर एज मिलती है। लगभग मुझे लगता है कि 34 सीटें ऐसी थी जो उद्धव ठाकरे ने जीती, और 10 के अराउंड सीटें थी वो शिंदे सेना ने जीती। तो ये बताता क्या है कि मराठी वोट का कंसोलिडेशन नहीं हुआ, कब, जब बीजेपी सामने हो। क्योंकि मराठी में एक काफी बड़ा चंक है जो खुद को हिंदू आइडेंटिटी से भी रेजोनेट करता है, मतलब हिंदू आइडेंटिटी से भी अपना करीब समझता है। तो इस वजह से मराठी, इससे यही बात समझी है जो फडणवीस जी ने अपनी स्पीच में भी कहा कि मराठी को बीजेपी से दिक्कत नहीं है। मराठी को शिंदे से दिक्कत हो गई थी कि शायद उनकी एक क्षेत्रीय पार्टी को
उन्होंने तोड़ा इस वजह से, या फिर एक दगाबाजी के ऐसे जो आरोप उनके ऊपर किए जाते हैं, इस वजह से मराठी को चुनने से दिक्कत थी, बीजेपी से दिक्कत नहीं थी। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नॉन मराठी वोट कंप्लीटली राज ठाकरे की वजह से छिटका उद्धव से, क्योंकि देखिए शिवसेना जब इससे पहले भी जो यूनाइटेड शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे को नॉन मराठी वोट्स भी काफी ज्यादा मिलते हैं। ऐसा कभी नहीं था आपको कि आपको क्या लगता है अभय भाई, जब वो शिवाजी पार्क में आखिरी रैली हुई थी, बड़ी रैली हुई थी, और जिसमें राज और उद्धव ने बहुत जोशीला भाषण दिया था, आदित्य ठाकरे का भाषण बहुत अच्छा था वहां पर, तो राज ठाकरे ने जो ये लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ वाला लाइन बोल दी थी, जो बाला साहब ठाकरे के जमाने में शिवसेना बोलती थी, ये लाइन क्या आवेश में निकली थी या फिर कोई रणनीति के तहत उन्होंने दिया था? क्योंकि आप जो कह रहे हैं उसका मतलब तो यही निकल रहा है कि ये यही लाइन भारी पड़ गई। देखिए यही बात है ना कि आप इंडिविजुअल का जब टारगेट करते हैं, किसी एक व्यक्ति को टारगेट करते हैं, मतलब आपको अन्नमलाई को टारगेट करना था तो उनको इंडिविजुअली करते, तो वो मराठी एक अच्छा संदेश चला जाता। लेकिन उसके बाद जो लाइन थी, कि जो लुंगी वाली लाइन थी, तो इससे क्या हुआ कि आपने कंप्लीटली साउथ इंडियन वोट या फिर नॉन मराठी वोट को एक सिग्नल दे दिया कि देखिए पुरानी जो शिवसेना थी, जो सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर एक तरीके से हिंसा का इस्तेमाल करके नॉन मराठी लोगों को परेशान करती थी, वो हम फिर करेंगे। ये बात रणनीति की तरह तो नहीं हो सकती। राज ठाकरे है जो अपने आवेश में कुछ बातें कह देते हैं, उसके बाद फिर वो पीछे भी नहीं हटते, लेकिन उसका जो राजकीय नुकसान जो होता है वो उनको भुगतना पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही कि उस सभा ने मराठी वोटों को कंसोलिडेट किया, मराठी पॉकेट में काफी अच्छा संदेश दिया, लेकिन उसी सभा ने मुझे लगता है कि कम से कम 10 से 12 सीटें जो नॉन मराठी वोट्स की वजह से निकल कर आ सकती थी, कुछ मुस्लिम्स की वजह से निकल कर आ सकती थी, कुछ हिंदी स्पीकिंग की वजह से आ सकती थी, वो भी वहां पर नुकसान इनकी अलायंस को देखने को मिला। चलिए अभय भाई, दो छोटे छोटे सवाल और हैं। पहला सवाल तो यही है कि शिंदे वाली शिवसेना और उद्धव वाली शिवसेना के में अगर हम तुलना करें तो क्या शिंदे वाली शिवसेना का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर रहा? क्योंकि आंकड़ों में तो नंबर उनका ज्यादा है, लेकिन इसके उलट देखें तो बीएमसी में उद्धव के पास ज्यादा नंबर है। देखिए शिंदे जी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, अब वो एडमिनिस्ट्रेटर का है, मतलब उनके साथ सारे नेता जो बड़े थे शिवसेना के, वो काफी पैमाने पर उनके साथ। तो यही हमें देखने को मिला कि मुंबई के बाहर, आप ठाणे की बात कर लीजिए, केडीएमसी पूरा स्वीप कर लिया, भिवंडी की बात कर लीजिए, इवन पुणे में भी और बाकी सारी जगहों पर भी शिंदे सेना का परफॉर्मेंस, मतलब महाराष्ट्र में शिंदे सेना इज दी ओरिजिनल शिवसेना। लेकिन जब बीएमसी की बात आती है, तो शाखाएं और कार्यकर्ता ठाकरे फैमिली के साथ बचा है। तो बीएमसी में, मुंबई में आके जो उद्धव सेना है वो रेडी शिवसेना है। तो ये अभय भाई, क्लियर डिवाइड। लोग भले ही लाख बार कहें कि अब ठाकरे का दबदबा खत्म हो गया, ठाकरे ब्रांड कमजोर हो गया और ठाकरे में वो अब ताकत नहीं रही कि वो मुंबई बंद करा सके, लेकिन एक बात तो है, जब शिवसेना टूटी थी तो जो उद्धव के पास विधायक बचे थे 15 के करीब, 15-16, वो विधायक तो वही थे ना जो मुंबई के थे। वो तो जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाए थे शिंदे के पास। और हमने विधानसभा में भी देखा था कि मुंबई में तो उनके अच्छे खासे विधायक चुनकर आए थे उद्धव के। बिल्कुल बिल्कुल, जो टोटल विधायक है उनमें से 10 विधायक उद्धव जी के मुंबई से ही चुनकर आए। और जो जब ये स्प्लिट भी हुआ था, उसमें उनके साथ रुकने वाले विधायकों में अच्छा खासा चंक मुंबई के विधायकों का था। तो इसी वजह से है, क्योंकि उन देखिए किसी भी विधायक को समझ में आता है कि उनका कार्यकर्ता कहाँ पर है। अगर वो कार्यकर्ता उनके एज ए इंडिविजुअल उनसे जुड़ा हुआ है, तो वो रिस्क ले सकता है किसी पार्टी में जाने का, किसी पार्टी नेता के साथ जाने का। लेकिन अगर वो पार्टी का या फिर किसी परिवार से जुड़ा हुआ डायरेक्टली है, तो वहां पर, क्योंकि ठाकरे मुंबई में रहते हैं, उनका शाखाओं के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, इस वजह से वहां के कार्यकर्ताओं का ठाकरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। तो वहां पर आज भी दबदबा उनका है। देखिए मुंबई आज के समय में बंद कराना या फिर वहां पे दबदबा दिखाना ठाकरे आज भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे बाला उतने साहब बड़े कर सकते पैमाने थे पर नहीं। बिल्कुल वो नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इससे ये भी पॉइंट समझ में आता है, जब ये टूट हुई थी, पार्टी टूटी थी, तो जो शिंदे सेना उनके फैक्शंस के एमएलए थे, उन्होंने गवर्नर और कोर्ट में भी कहा था कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि वहां के लोकल शिवसैनिक हमें मंत्रालय तक पहुंचने नहीं देंगे। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि आप खुद को मसल पावर के नेता कहते हो, लेकिन उस वक्त भी एक डर था। डर शिवसेना के कार्यकर्ताओं की वजह से था, वहां के लोकल कैडर की वजह से था। और आज के समय में जिस होटल में उन्हें रखा गया है, तो उसका एक रीजन ये भी हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के जो सिंबल और नाम है उसके बारे में वर्डिक्ट आने, मतलब वहां पे हियरिंग है। तो उस हियरिंग के बाद अगर कुछ सिंबल और नाम के वजह से इधर उधर कुछ होता है,
यहाँ के कॉर्पोरेटर्स कहाँ जाएंगे? क्या उनमें मन में ये मंशा होगी उनकी कि चलो अगर उद्धव की तरफ अगर निर्णय जाता है तो उनकी तरफ फिर से जाया जाए। तो इस वजह से शिंदे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्होंने गुवाहाटी की राजनीति सीखी है कि नेताओं को साथ में रखो, कार्यकर्ताओं को बाद में मनाया जा सकता है। अभय भाई, एक दिलचस्प किस्सा मैंने सुना, सोशल मीडिया पर ही कोई बात कर रहा था। सवाल किसी ने पूछा था कि जब ये बंटवारा हुआ था, टूट हुई थी शिवसेना में, तो बहुत सारे सांसद चले गए थे शिंदे के खेमे में, लेकिन अरविंद सावंत जो उस वक्त यानी 2019 से पहले नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री थे, वो उनको शिवसेना कोटे से मंत्री बनाया गया था, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। वो तब भी पार्टी में रहे, 24 में फिर से चुने गए। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या उनको उद्धव खेमे में मिल रहा है कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, जबकि अगर वो दूसरे खेमे में जाएं तो मंत्री भी बन सकते हैं केंद्र में, क्योंकि वो काफी अनुभवी सांसद हैं। तो उसका जवाब कई लोगों ने दिया था कि अगर वो दूसरे खेमे में जाएंगे तो हो सकता है मुंबई में वो जीत भी ना पाए। क्या ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अरविंद सावंत एक यूनियन से बढ़कर आगे वो आए हुए नेता है। अरविंद सावंत कहाँ से चुनकर आते हैं? मिलिंद देवरा को हरा कर वो आते हैं साउथ बॉम्बे, जहां जिसे हम कहते हैं कि एक ऐसा ये इलाका है जहां पर एकदम अपर क्लास, एकदम पॉश सारे लोग रहते हैं। वहां पर शिवसेना का लोकल कैडर इतना मजबूत है, वहां की यूनियंस इतनी मजबूत है कि अरविंद सावंत को भी पता है कि वहां का कार्यकर्ता ठाकरे फैमिली से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, वहां का कार्यकर्ता शाखाओं से बंधा हुआ कार्यकर्ता है। तो अरविंद सावंत देखिए वो खुद भी लॉयलिस्ट है। उनको सिर्फ एक कॉल पे बताया गया था कि हम राज्य में बीजेपी से हटकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना रहे हैं, आपको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ली कि देखिए पक्ष आदेश जो होगा, ठाकरे जो मुझे बोलेंगे मैं वो करूंगा, क्योंकि उनको यही पता है कि अभी के टाइम पर भी वो फिर से सांसद चुनकर आए हैं। जब भी सत्ता आएगी उनको फिर से इसका कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन वहां पर जो कार्यकर्ता है वो कंप्लीटली ठाकरे से जुड़ा हुआ है। और देखिए मैं ये किस्सा भी बताता हूँ आपको कि साउथ बॉम्बे में नॉन मराठी पॉपुलेशन बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन वहां की चॉल्स, वहां के स्लम्स, वहां पर जो कार्यकर्ता है उन्होंने इतना शिवसेना के साथ जुड़ा हुआ है। वहां का हिंदी स्पीकिंग जो लोग भी है वो भी शिवसेना को वोट देते हैं, क्योंकि एक जमाने में जो 1992 के बाद जो हिंसाचार हुआ था उसकी कहीं ना कहीं यादें उनसे जुड़ी हुई है। और कल्याण डोंबिवली बदलापुर यहाँ पर रहने वाला शिवसेना का जो कार्यकर्ता है उसको वापस बुलाया जाता है जब सांसद का चुनाव हो, जब एमएलए का चुनाव हो। तो ये जो पुराना शिवसेना का कार्यकर्ता है जो आज मुंबई में नहीं रह सकता, अफोर्ड नहीं कर अबे सकता, भाई, उसको भी बुला के बिल्कुल उसको वो अरविंद सावंत को पुरानी पता है ये शिवसेना से बात। याद आया, बाला साहब के जमाने में शिवसेना की कई और सेनाएं हुआ करती थी, कई और संगठन हुआ करते थे। उनकी स्थिति क्या है? जैसे कामगार सेना हुआ करती थी, विद्यार्थी सेना हुआ करती थी, युवा सेना आदित्य ठाकरे को उनका अध्यक्ष बनाया गया था, चलचित्र सेना हुआ करती थी, अलग अलग सेना थी। उनका इस समय क्या हाल है और इनमें से कितना बड़ा हिस्सा शिंदे गुट के साथ जा चुका है अभी? देखिए जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, जिस व्यक्ति को सत्ता के साथ रहने से कुछ ना कुछ लाभ होगा, कुछ फायदा होगा, वो व्यक्ति धीरे धीरे करके शिंदे जी के साथ गए। और ये हमें पहले भी देखा, उसके बाद भी देखा। ये जो सेनाएं थी, जैसे रिक्शा यूनियन हो गई तो फिर उसकी एक अलग सेना होगी। जो एयरपोर्ट में टैक्सी यूनियन है उसमें भी शिवसेना की अलग यूनियन है। रेलवेज में आरकेएस करके एक अलग यूनियन है। इसका जो काफी बड़ा चंक है, क्योंकि इनकी देखिए इनके आर्थिक चीजों के लिए वो किसी पार्टी के ऊपर वो मतलब उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इस वजह से वो आज भी मेजोरिटी जो है उनकी वो ठाकरे के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना काम कर रहा है, काम के बाद 1-2 घंटा अगर पार्टी के लिए दे रहा है तो वो आइडियोलॉजिकल रीजंस की वजह से ही देता है मोस्टली। तो वो बाला साहब के टाइम से जुड़ी आई हुई ये कंप्लीट कार्यकर्ताओं की एक पूरी की पूरी एक लाइन है जो आज भी ठाकरे फैमिली के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन ये बेस्ट में नहीं है। बेस्ट में क्योंकि उस वक्त, क्योंकि हमने ये देखा था मनसे और शिवसेना ने एक साथ मिलकर अभी कुछ महीने पहले ही बेस्ट का चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पर 0 सीट उनकी चुनकर आई, क्योंकि सारी जो शिवसेना की जो कैडर थी वो शिंदे जी के साथ चली गई। तो जो सेनाएं जो थी, उद्धव की ये गलती थी। एक समय में बाला साहब इनको मातोश्री में एक अलग जगह दिया करते थे। सांसद और विधायक उनसे हटकर भी इन सेनाओं के प्रमुखों से मिला करते थे। वो उद्धव ने कम कर दिया, उसका खामियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ा। लेकिन वो उनकी जो लॉयल्टी है उन सेनाओं की अभी भी ठाकरे के साथ ही मेजोरिटी बनी हुई है। चलिए अभय भाई, एक आखिरी सवाल। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत रणनीति के तहत चुनाव लड़ा था और खासकर उत्तर भारतीय नेताओं को तो प्रचार में बिल्कुल भी जगह नहीं दी गई। योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में नगर निगम का चुनाव होता है, वहां प्रचार करने के लिए जाते हैं, लेकिन देश की सबसे अमीर महानगर पालिका में वो चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाते। और भी बीजेपी के बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता, वो भी नहीं पहुंचते।
इसकी क्या वजह थी और क्या इन्हें डर था कि ठाकरे बंधु इसे मराठी वर्सेस हिंदी का मुद्दा बना देंगे? बिल्कुल, जब शुरुआत हुआ इस पूरे कैंपेन की हुई थी, तब यही हुआ था कि मुंबई का मेयर कौन बनना, मतलब मुंबई का मेयर कौन होगा, मराठी होगा, वो कह रहे थे हिंदू होगा, तो हिंदू को उन्होंने हिंदी से कनेक्ट कर दिया था। तो राज ठाकरे हिंदी वर्सेस मराठी की बैटल करना चाहते थे। बीजेपी स्पेशली देवेंद्र फडणवीस जी ने ये बहुत शार्पली पूरा गेम खेला था कि उनको ये भी पता था अगर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद ये हिंदू वाला टच उसको आ जाएगा। तो जो मुस्लिम है वो पूरी तरीके से घर से बाहर निकलेगा, वो नहीं देखेगा कि राज उद्धव के साथ है और वो ओबीटी के सामने अपना मशाल का सिंबल दबा के आ जाएगा। तो उन्होंने ये भी समझा था कि वो चाहते थे कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट जाए। कांग्रेस को मुस्लिम वोट तभी जाएगा जब ये मुद्दा लोकल चुनाव पर, मतलब लोकल अपने कैडर के दम पर, अपनी सत्ता के दम पर और मुद्दों के दम पर लड़ा जाएगा। तो मोदी जी की सभा तो देखिए ना, ज्यादा कुछ मोदी जी की बात भी हुई पूरे कैंपेनिंग में, अमित शाह जी की ना सभा हुई, ना योगी जी को बुलाया गया, नॉर्थ के किसी भी लीडर को नहीं बुलाया गया। इसका ये स्ट्रैटेजी थी, बीजेपी की पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी थी कि हमें ये चुनाव लोकलाइज रखना है और इसे मराठी वर्सेस एंटी मराठी हमारे हित के लिए करना है। कुछ एक नेता दिखे भी थे, जैसे राजस्थान के अर्जुन राम मेघवाल मुझे दिखे थे, जो मंत्री भी हैं, मैथिली ठाकुर भी दिखी थी प्रचार करते वक्त, लेकिन कोई बड़ा नेता नहीं गया था जिससे बड़ा प्रभाव हो। बड़ा प्रभाव और जिससे मुस्लिम्स और जो भी, देखिए हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन में भी कुछ ऐसा चंक है जो बीजेपी के अगेंस्ट वोट करता है, तो उसे भी उनको दुखाना नहीं था। उनको देखिए उस व्यक्ति के लिए जो हिंदी स्पीकिंग में, खुद ऐसे पर्सनली जानता हूं लोगों को, वो यही कह रहे थे कि देखिए हमें बीजेपी पसंद नहीं है, लेकिन मुंबई में अभी हमारे सिक्योरिटी की ये बात है, हम नहीं चाहते कि ठाकरे की गवर्नमेंट आए, क्या पता हमारे सिक्योरिटी की ये बात हो, इस वजह से हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक एंटी कंसोलिडेशन जो राज ठाकरे की वजह से वो हुआ, उसका बेनिफिट बीजेपी को हुआ। और जो आपने मेघवाल जी की बात की, देखिए राजस्थानी कम्युनिटीज जो होती है वो काफी क्लोज निटेड कम्युनिटीज है। रविंद्र भाटी जब चुनाव लड़ रहे थे तब वो मुंबई में भी सभा कर रहे थे, वो पुणे में जाके सभा कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे कि यहाँ की कम्युनिटीज, मतलब राजस्थान से जो संदेश आया है उसके अकॉर्डिंग भी वोट करती है, कम्युनिटी एज एक साथ मिलकर वो वोट करती है। तो इसी वजह से वो जो कम्युनिटी बेस्ड लीडर थे, जिनका ना मराठी में जहां पे न्यूज ना बने, उनकी ऐसे लीडर्स को बुलाया गया था। लेकिन योगी हो, शाह हो या फिर मोदी जी हो, इनको दूर रखा गया था। चलिए अभय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई कि इस समय मुंबई में चल क्या रहा है और महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव के नतीजों के क्या विश्लेषण रहे, वो भी आपने अच्छे से किया, बताया। और आप क्या हो सकता है वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है, अभी जो संभावना नजर आ रही है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार बीएमसी के इतिहास में अपना मेयर बनाने जा रही है, और शिंदे खेमे को चाहे न चाहे उनको समर्थन करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि 4 साल और 1 साल का फॉर्मूला बन जाए, यानी 4 साल बीएमसी में बीजेपी अपना मेयर बनाए और 1 साल के लिए शिंदे खेमे को दे दे। तो फिलहाल की जो अपडेट थी वो हमने आपको बता दी है, और भी कोई अपडेट आएगी तो वो आपको वन इंडिया पर मिल जाएगी। उसके लिए आपको वन इंडिया देखते रहना है। इसके साथ ही हमारा एक खास शो आता है देश दिन भर, उसे भी आप देखना मत भूलें। आप पूरे दिन में क्या कुछ हुआ, ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे दुनिया में, और किन किन घटनाओं की वजह से आज पूरा दिन खास रहा, वो भी आप सबको पता चलेगा। इसके लिए आप देश दिन भर जरूर देखिएगा। और फिलहाल के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.